दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म। दोस्तों आज की क्लास आपकी होगी शिक्षा मनोविज्ञान की ज़बरदस्त क्लास। तो वीडियो में बने रहिए क्योंकि आज की जो तैयारी होगी वो सीटेट स्पेशल तैयारी होगी, जो आपके पेडागोजी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि खोज विधि को और किस नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके, वो आपके सीटेट और टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है कि खोज विधि को और किस नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार चर्चा में किए हैं कि खोज विधि को और किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पहला है खोज विधि, यानी कि खोज विधि को खोज विधि के ही नाम से जानते हैं। दूसरा विकल्प है अन्वेषण विधि के नाम से जानते हैं। तीसरा विकल्प है ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जानते हैं। और चौथा विकल्प है ये सभी। तो ज़्यादातर जो आंसर लॉक होते हैं वो होते हैं कि खोज विधि को खोज विधि के ही नाम से जानते हैं। लेकिन खोज विधि को 3 नामों से जाना जाता है। एक तो खोज विधि, दूसरा अन्वेषण विधि, तीसरा ह्यूरिस्टिक विधि। तो ये तीनों क्या है, खोज विधि के ही पार्ट हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा होता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है। देखो एक पूछा जाए, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ की होती है। तो दोनों ही कंफ्यूजन को हम क्लियर करेंगे यहाँ पर। तो पहला क्या पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, सबसे छोटी हड्डी की। तो कान के बीच की हड्डी होती है, दूसरा नाक की होती है, तीसरा जांघ की होती है और चौथा पैर की होती है। तो जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, जब भी यहाँ छोटी हड्डी की बात की जाए, आप क्या लॉक करोगे, तो आप लॉक करोगे कान के बीच की हड्डी जो होती है, कान के बीच की हड्डी वो सबसे छोटी हड्डी होती है। लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे बड़ी हड्डी, कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो आप कौन सा विकल्प लॉक करोगे, आप तुरंत लॉक कर दोगे जांघ की हड्डी, कि जो जांघ की हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक, तो कौन सा विकल्प फिलहाल यहाँ पर लॉक होगा, वो होगा कान के बीच की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या गया है सबसे छोटी हड्डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा है कि हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं जिससे हड्डियाँ हमारी क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। क्योंकि हड्डियों से ही हमारा पूरा क्या बना है, ढांचा बना है। तो हड्डियों में पूछा गया है कि कौन से तत्व पाए जाते हैं। तत्व कौन से पाए जाते हैं, पहला कैल्शियम पाए जाते हैं, दूसरा फास्फोरस पाया जाता है, तीसरा विकल्प है खनिज पाया जाता है और चौथा विकल्प है ये सभी पाए जाते हैं। तो अभी तक जो हमेशा माइंड में सेट होता है वो रहता है कि यार कैल्शियम ही पाया जाता है हड्डियों में, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो हड्डियों में कैल्शियम भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है और खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। यानी कि ये तीनों तत्वों से मिलकर आपकी हड्डियां क्या हुई हैं, तैयार हुई हैं। अगर हड्डियां जैसे पैर दर्द होता है तो हड्डियां हमारी जब दर्द होती है तो बोलते हैं कि हमें कैल्शियम की कमी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा पैर दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर किसकी कमी है, कैल्शियम की कमी है। तो इसलिए यहाँ पर तीनों विकल्प आपके सही हैं। तो चौथा विकल्प हम लॉक कर देंगे कि हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज, तीनों तत्व पाए जाते हैं। हमेशा आप याद रखिएगा, इसको आप माइंड में अच्छे से सेट कर लो कि हड्डियों में 3 तत्व हमेशा पाए जाते हैं। ठीक, ओनली कैल्शियम ही नहीं पाया जाता। क्लियर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक को किस किस विषय का ज्ञान होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो पहला है अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा विकल्प है कि बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, तीसरा विकल्प है अध्यापन एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी का। तो देखो अगर आप शिक्षक हो और आपको पढ़ाना है मनोविज्ञान, सपोज दैट आपको मनोविज्ञान पढ़ाना है, जब आपको मनोविज्ञान के बारे में ज्ञान ही नहीं होगा तो आप बच्चों को क्या बताओगे। तो इसलिए एक शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, जो विषय वो पढ़ा रहा है उस विषय का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा बाल मनोविज्ञान, अगर उसका
बाल मनोविज्ञान का मतलब होता है कि बालक का मनोविज्ञान, यानी कि बालक की रुचियों, उसकी मानसिक योग्यताओं, कौशल, इसको सबको ध्यान में रख के उसको पढ़ाना है। ठीक है। तीसरा विकल्प है कि अध्यापन एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि अपने विषय का और बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए। चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर। तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा कि एक शिक्षक को अपने विषय का और बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। देखो, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कब आया? तो RTI 2009 में। कब आया? 2009 में आया। अधिकार अधिनियम 2009 में आया। 2009 के लिए लागू है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। क्या कितने साल के बच्चों के लिए लागू है? जो है नियम आया RTI जो 2009 आया, बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, कितने वर्ष से कितने वर्ष के बच्चों के लिए है ये शिक्षा? ठीक है। तो पहला है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। दूसरा विकल्प है 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। तीसरा विकल्प है 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। और चौथा विकल्प है ये सभी। तो ये जो आया बच्चों के लिए, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आई, ये आई 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, कि बच्चों के माता पिता से उनका यूनिफॉर्म न दिलाया जाए, क्योंकि अनिवार्य शिक्षा का मतलब होता है कि उनकी सारी सुविधा जो है वो गवर्नमेंट करेगी, यानी कि अधिकार अधिनियम द्वारा पूरा हो जाएगा। तो उनको मध्याह्न भोजन दिया जाए, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए, उनका कोई पैसा न लिया जाए, और बुक वगैरह इन सब की व्यवस्था भी की जाए। तो ये किसके लिए है? तो ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, कि जितने भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनसे भी कोई फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है। उनको भोजन दिया जाएगा, उनको किताबें दी जाएगी, उनसे उनका यूनिफॉर्म दिया जाएगा, कोई भी चीज़ें उनके माता पिता यानी पेरेंट्स से नहीं लिया जाएगा। तो ये कब लागू है? 2009 में। ठीक। कौन सा विकल्प हम सही कर देंगे? तो पहला विकल्प लॉक हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगर इतना भी पूछा जाता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कब से कब तक के लिए बच्चों के लिए है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वाइगोस्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? तो यहाँ पर हम दूसरा विकल्प लॉक कर देंगे कि वाइगोस्की जो है वो रूस के मनोवैज्ञानिक है। यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा? दूसरा विकल्प यहाँ पर लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? ठीक है। तो पहला है फ्रोबेल है, दूसरा विकल्प है मारिया मॉन्टेसरी, तीसरा विकल्प है प्लेटो है, और चौथा विकल्प है सुकरात है। तो किंडरगार्टन पद्धति के जनक है फ्रोबेल। यहाँ पर पहला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का सिद्धांत क्या किया? नहीं दिया। ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान में अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है? तो पहला वाइगोस्की, दूसरा विकल्प है BS ब्लूम, तीसरा विकल्प है कोहलर, और चौथा विकल्प है एलिजाबेथ। यहाँ पर लॉक कर देंगे हम, BS ब्लूम ने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है। ठीक। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया? नहीं पूछा गया है। हाँ और नहीं, दो चीज हमेशा ध्यान रखें। ठीक। क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा सीखना स्थायी होता है? कैसे सीखे कि ज़्यादा टाइम तक, लंबे समय तक चले? तो पहला सुनकर, देखकर, समझकर, या फिर रटकर। तो रटना तो ये एकदम निगेटिव पॉइंट है, इसको तो हटा ही देंगे। अब पहला यहाँ पर 3 चूज करना है कि कौन सा इसमें सीखना स्थायी होता है, ज़्यादा लंबे तक चल सके। तो पहला है सुनकर। अगर हम कोई चीज़ को सुने वो भी बहुत टाइम तक याद नहीं रहता है। दूसरा विकल्प है देख कर। अगर हम देख तो लिए, देखना क्या होता है? थोड़ा स्थायी होता है, लेकिन देख लिए अगर उसको हम समझे नहीं तो भी वो स्थायी नहीं हुआ, टाइम बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलने वाला है। तो सुन भी लिए और देख भी लिए, लेकिन ना तो अच्छे से सुने ना तो अच्छे से देखे, तो सीखना कहाँ से स्थायी हुआ? तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा कि अगर हम अच्छे से समझ लिए तो वो सीखना क्या हो गया? हमारा स्थायी हो गया। क्योंकि सुनना भी उतना स्थायी नहीं होता है, देखना भी उतना स्थायी नहीं होता, लेकिन अगर समझ ले तो हमारा सीखना क्या होता है? स्थायी होता है, बहुत टाइम तक हमेशा याद रख सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तीसरा विकल्प। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? यहाँ पर उत्पत्ति पूछा गया, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? तो पहला है 1900 में, दूसरा विकल्प 1905 में, तीसरा विकल्प है 1910 में, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पहले विकल्प को लॉक कर देंगे कि 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लास।